हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डेली करंट अफेयर सीरीज ऑफ ट्रिपल ए ब्राइट अकेडमी। आज हम इस सीरीज को कंटिन्यू करने वाले हैं विद द करंट अफेयर्स ऑफ 12th मार्च। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। यूनियन मिनिस्टर नारायण राणे लॉन्च्ड एन इनोवेटिव स्कीम एंड आइडिया हैकाथॉन 2022 अंडर विच मिनिस्ट्री। हमसे पूछा गया कि यूनियन मिनिस्टर जो हैं हमारे पास नारायण राणे, इन्होंने एक हैकाथॉन लॉन्च किया है। ठीक है, हैकाथॉन प्लस इनोवेटिव स्कीम, वो किस मिनिस्ट्री के अंडर लॉन्च किया है। अब अगर आपको ये पता है कि नारायण राणे जो हैं वो कौन सा पोर्टफोलियो संभाल रहे हैं, तो आप इसका आंसर बहुत इजीली दे देंगे। कौन सा पोर्टफोलियो संभाल रहे हैं ये? एमएसएमई का। तो मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के अंडर ये हैकाथॉन है जो इन्होंने लॉन्च किया है। नारायण राणे जो हैं वो मिनिस्टर ऑफ एमएसएमई है। ठीक है, अब इस स्कीम के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ये स्कीम जो है वो 3 एग्जिस्टिंग सब स्कीम्स का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, जो इंक्लूड करती हैं इंक्यूबेशन, डिज़ाइन एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ऑफ एमएसएमई। ये 3 स्कीम्स हैं, एक इंक्यूबेशन ऑफ एमएसएमई, डिज़ाइन और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, आईपीआर बोलते हैं इसको। एमएसएमई के इन 3 पार्ट से डील करती है। इसी की कॉम्बिनेशन जो है ये वाली स्कीम है हमारे पास। अब नेक्स्ट इसमें क्या दिया गया, जो आपका हैकाथॉन है ना, ये मार्च 10 से लेके मार्च 24 तक चलने वाला है। और जो एमओएस ऑफ लाइक मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं जो एमएसएमई के, वो हैं भानु प्रताप सिंह वर्मा। भानु प्रताप सिंह वर्मा के बारे में हमने रिसेंटली भी न्यूज़ में कवर किया था। इन्होंने और क्या किया था, इन्होंने इंटरनेशनल समिट ऑफ प्लास्टिक रिसाइकलिंग एंड वेस्ट मैनेजमेंट, उसको इनॉग्रेट किया था। 4 और 5 मार्च को ये समिट हुआ था, इंटरनेशनल समिट ऑफ प्लास्टिक रिसाइकलिंग एंड वेस्ट मैनेजमेंट। उसको इनॉग्रेट किया था मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स ऑफ एमएसएमई भानु प्रताप सिंह वर्मा ने। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट्स हैज टॉप्ड इन द स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021। अब ये जो स्कॉच है ना, ये आपका दिल्ली बेस्ड एक थिंक टैंक है जो डिफरेंट रैंकिंग्स देता है इंडिया को, इंडिया की वेरियस स्टेट्स को। तो इसने एक रैंकिंग दी है, गवर्नेंस रैंकिंग 2021। उसके अकॉर्डिंग हमसे पूछा गया है कि कौन सी स्टेट ने टॉप किया है, तो वो किया है आंध्र प्रदेश ने। आंध्र प्रदेश ने इस लिस्ट को टॉप किया है, सेकंड टाइम टॉप किया है। लास्ट ईयर भी आंध्र प्रदेश ने ही टॉप किया था, इस बार भी उसने अपनी जो पोजीशन है उसको रिटेन किया है। और किस कैटेगरी के अंडर किया है? स्टार स्टेट कैटेगरी के अंडर। ठीक है, स्कोच ग्रुप जो है वो दिल्ली बेस्ड है, एज आई टोल्ड यू। और ये जो है इस्टेब्लिश हुआ था 1997 में। ठीक है, और चेयरमैन कौन है इसके? समीर कोचर। समीर कोचर चेयरमैन है स्कोच ग्रुप के। ठीक है, स्कोच ग्रुप के चेयरमैन समीर कोचर। क्योंकि ये न्यूज़ में रहता है स्कोच ग्रुप, तो हमें इसके चेयरमैन और इसकी डेट ऑफ इस्टेब्लिशमेंट, ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट याद रहना चाहिए। ईयर याद रहना चाहिए, 1987 ईयर है और चेयरमैन है समीर कोचर। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। एज अ पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव प्रोग्राम, यूनियन मिनिस्टर राजकुमार सिंह लॉन्च द इंडियाज फर्स्ट वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर एंड इनोवेशन पार्क इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो आज़ादी का अमृत महोत्सव प्रोग्राम के अंडर राजकुमार सिंह जो हैं उन्होंने लॉन्च किया है इंडिया का पहला वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर एंड इनोवेशन पार्क। इनमें से कौन सी जगह पे ये इनॉग्रेट किया है, ये हमसे पूछा गया है। तो ये हरियाणा के मानेसर में किया है। ठीक है, मानेसर हरियाणा में ये लॉन्च हुआ है। ये जो है पावर ग्रिड ने इसको कॉन्सेप्चुलाइज और डेवलप किया है। साथ के साथ जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड नेशनल स्मार्ट ग्रिड मिशन के अंडर ये डेवलप किया गया है। मिनिस्टर ऑफ पावर कौन है इंडिया के? ये राजकुमार सिंह हैं। ठीक है, राजकुमार सिंह मिनिस्टर ऑफ पावर हैं इंडिया के। साथ में हम देख लेते हैं कि जो इसकी टेक्निकल असिस्टेंस दी है ना इस प्रोग्राम को, वो यूएस एड ने दी है। यूएस एड ने इसकी टेक्निकल असिस्टेंट प्रोवाइड की है। यूएस एड क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, यूएस एड ने इसको टेक्निकल असिस्टेंस दी है। अब हम आज़ादी का अमृत महोत्सव देख लेते हैं एक बार कि ये क्या है। ये जो है एक सीरीज़ ऑफ इवेंट्स हैं जो आपके 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस को कोमैमोरेट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा स्टार्ट की गई है। ठीक है, कब से स्टार्ट हुई है ये? 12 मार्च 2021 से। और कब तक चलेगी? 15 अगस्त 2022 को, इस साल के इंडिपेंडेंस डे तक चलेगी। ये ऐसा गैप क्यों लिया है? क्योंकि ये 75 वीक्स का गैप है, जो कि 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडियाज़ इंडिपेंडेंस को बहुत अच्छे से
एक मतलब रिप्रेजेंट करता है, तो इसकी वजह से 75 वीक्स के गैप पे 12 मार्च को ये स्टार्ट हो गया था एंड 15 अगस्त तक ये चलने वाला है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड साइंस MOU विद विच IIT फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इट्स फर्स्ट BIS स्टैंडर्डाइजेशन चेयर प्रोफेसर। तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो BIS है उसने MOU साइन किया है इनमें से कौन सी IIT के साथ, जिसमें ये लिखा गया है कि BIS की स्टैंडर्डाइजेशन चेयर प्रोफेसर पहली बार अपॉइंट होने वाले हैं। इनमें से कौन सी IIT में होने वाले हैं? वो IIT रुड़की में, जो उत्तराखंड में, उसमें ये BIS की स्टैंडर्डाइजेशन चेयर प्रोफेसर अपॉइंट होने वाले हैं। तो IIT रुड़की में होने वाले हैं, उसके लिए फाइनेंशियल असिस्टेंट भी यहाँ से IIT रुड़की को मिलने वाली है। साथ में हम DG देख लेते हैं कौन है BIS के, प्रमोद तिवारी, ठीक है। प्रमोद तिवारी इसके DG हैं। इस्टेब्लिश हुई है ये 1986 में, हेडक्वार्टर्स इसके न्यू दिल्ली में, ठीक है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। IIT रुड़की, अगर आपको याद होगा, IIT रुड़की रिसेंटली भी न्यूज़ में रहा है। किस लिए रहा है IIT रुड़की? जल्दी बताएं। परम गंगा नाम का एक सुपर कंप्यूटर इन्होंने यहाँ पे इंस्टॉल किया है। सुपर कंप्यूटर जिसकी कैपेसिटी कितनी है? 1.66 पेटाफ्लॉप्स। ये हमने न्यूज़ में अभी कवर किया था ना। तो परम गंगा नाम का सुपर कंप्यूटर भी IIT रुड़की में ही इंस्टॉल हुआ है। हम साथ के साथ क्वेश्चन में अगर ऐसा कुछ आता है ना जो हमने न्यूज़ में रिसेंटली कवर किया है, तो वो भी हम साथ के साथ दोबारा एक बार मेमोराइज करते हुए चलेंगे। तो परम गंगा नाम का सुपर कंप्यूटर भी IIT रुड़की में ही इंस्टॉल किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। Which country along with India and Bangladesh has finalized enabling an MOU to implement BBIN Motor Vehicle Act? अब ये है बर्निंग टॉपिक। अगर आप करंट अफेयर्स देखते होंगे, इससे पहले भी करंट अफेयर्स फॉलो कर रहे होंगे, तो ये न्यूज़ में है। बहुत सारे बच्चों को इसका आंसर आता होगा ऑलरेडी। तो इसका आंसर है नेपाल। भूटान, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन हो सकती है, इसका आंसर नेपाल है। अब देखो BBIN क्या है? भूटान, बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल, इन्होंने एक मोटर व्हीकल एक्ट स्टार्ट किया है, ठीक है। अब आप देखेंगे इसमें इंडिया भी आ गया, बांग्लादेश भी आ गया, नेपाल भी आ गया, भूटान भी तो इसका मेंबर है। वो इस एग्रीमेंट में क्यों नहीं है? भूटान इसका ना सिर्फ स्पेक्टेटर है, अभी ये सिर्फ ऑब्जर्वर था इसका। ये एग्रीमेंट साइन हुआ है मोटर व्हीकल एक्ट का बिटवीन नेपाल, इंडिया एंड बांग्लादेश। जो ये मोटर व्हीकल एक्ट है ना, ये बेसिकली कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए किया गया है इन तीनों कंट्रीज़ के बीच में। इसमें आपकी जो भी कनेक्टिविटी होगी बाय रोड वो बहुत इम्प्रूव होगी, उसके लिए ये स्टार्ट किया है। तो ये रीजनल ट्रेड को भी ऑब्वियसली बूस्ट करेगा। देखो जब कनेक्टिविटी हो गई है तो फिर ट्रेड भी ऑब्वियसली बढ़ेगा, और जो लोगों के बीच में कनेक्टिविटी होगी वो भी बढ़ जाएगी। तो पीपल टू पीपल की कनेक्टिविटी भी और रीजनल ट्रेड भी इसमें इम्प्रूव होगा, बूस्ट होगा, ठीक है। स्मिता पंत ने इस मीटिंग में, इस अग्रीमेंट में इंडिया को रिप्रेजेंट किया। स्मिता पंत कौन है? जॉइंट सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की जॉइंट सेक्रेटरी हैं स्मिता पंत, उन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया इस मीटिंग में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अंडर PM's गति शक्ति इनिशिएटिव द इंडियन रेलवेज हैज कमीशन्ड इट्स फर्स्ट गति शक्ति कार्गो टर्मिनल इन। PM ने, इंडिया के जो PM हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने एक गति शक्ति इनिशिएटिव लॉन्च किया है ना। उसके अंडर इंडियन रेलवेज ने अपना फर्स्ट गति शक्ति कार्गो टर्मिनल लॉन्च कर दिया है। वो कहाँ पर कमीशन हुआ है? ईस्टर्न रेलवेज में। ईस्टर्न रेलवेज में ये कमीशन हुआ है। इसकी टोटल कॉस्ट कितनी है गति शक्ति इनिशिएटिव में? नेशनल मास्टर प्लान भी है ये, टोटल कॉस्ट है इसकी 100 लाख करोड़। 100 लाख करोड़ की टोटल कॉस्ट है। ये नेशनल मास्टर प्लान है फॉर मल्टी मोडल कनेक्टिविटी। मल्टी मोडल कनेक्टिविटी का क्या मतलब होता है कि जो भी आपके मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हैं उन हर एक ट्रांसपोर्टेशन के मोड को ये कनेक्ट करने वाला है। जो ये आपका गति शक्ति इनिशिएटिव में नेशनल मास्टर प्लान है ना, ये बेसिकली टारगेट कर रहा है कि अगर कहीं पर रोड्स बने नहीं है ना, उसको भी ये डिटेक्ट करेंगे इसमें। मतलब ये टेक्नोलॉजी की अलग लेवल पे जाके कनेक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए एक स्टेप लिया गया है, जिसमें 100 लाख करोड़ रुपीज़ लगाए जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा। रेलवेज़ के मिनिस्टर देख लेते हैं हम कौन है? अश्विनी वैष्णव, क्योंकि अभी रेलवेज़ की बात हो रही है। रेलवेज़ भी एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है इनमें से, मल्टी मोडल में से। तो रेलवेज़ में मिनिस्टर कौन है? अश्विनी वैष्णव। और जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स हैं वो दो हैं, राव साहेब पाटिल एंड दर्शना जरदोश। अब अश्विनी वैष्णव की बात की जाए तो अश्विनी वैष्णव और भी 2 पोर्टफोलियो संभाल रहे हैं अदर दैन रेलवेज़।
वो कम्युनिकेशन का भी संभाल रहे हैं और साथ में मिनिस्ट्री ऑफ आपकी इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, IT एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वाला भी संभाल रहे हैं। मतलब जो आपकी मीटी वाला है ना, वो भी अश्विनी वैष्णव ही संभाल रहे हैं। इनके पास 3 मिनिस्ट्रीज, 3 पोर्टफोलियोज इनको दिए गए हैं। तो एक रेलवेज़ का दिया गया है, एक कम्युनिकेशन का दिया गया है और एक इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स वाला जो है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। A special program for school students, Young Scientist Program is organized by which of the following institute? एक स्पेशल प्रोग्राम जो मेनली आपके स्कूल स्टूडेंट्स को टारगेट कर रहा है, यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम नाम है इसका। ये फॉलोइंग में से किस ऑर्गेनाइजेशन ने ऑर्गेनाइज किया है? इसरो, नासा, JAXA या फिर RFSA? इसका आंसर है इसरो। अगर आप इसका दूसरा नाम जान लेंगे तो ऑब्वियसली आपको आंसर भी पता लग जाएगा। दूसरा नाम क्या है इसका? युविका। युविका इस स्कीम का दूसरा नाम है, जिसमें यू मीन्स युवा, वी विज्ञानी, का इस कार्यक्रम। युविका है युवा विज्ञानी कार्यक्रम, ये भी इसी स्कीम का नाम है। अगर इस स्कीम से आपको क्वेश्चन पूछा जाता तो आप बाय एलिमिनेशन मेथड इन तीनों को जो बचे हुए ऑप्शन हैं उन तीनों को एलिमिनेट कर देते। आई टेल यू व्हाई। नासा US की एजेंसी है, कैंसिल, क्योंकि हिंदी में हमें नाम दिया गया, तो US वाली भी कैंसिल। ये JAXA आपकी जापान की है, ये भी कैंसिल। RFSA रशिया की है, ये भी कैंसिल। बची एक अकेली इंडिया वाली इसरो, उसने ये लॉन्च किया है। तो बाय एलिमिनेशन मेथड आप बता देते अगर युविका के नाम से क्वेश्चन पूछा जाता, बट एग्जाम में ऐसा नहीं होता है। एग्जाम में पूछा गया है कि जो इसका दूसरा नाम है यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम, उसके वजह से पूछा गया, तो आंसर आ जाएगा इसरो। ये आपको याद रखना है। ये किस लिए चलाया गया प्रोग्राम? ताकि अवेयरनेस हो सके एमर्जिंग जितनी भी साइंस में और टेक्नोलॉजी में जितने भी चेंजेस आ रहे हैं, उसको लेके जो यंग जनरेशन है उनकी अवेयरनेस बढ़े, उसके लिए इस प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस किया गया है। इसमें बेसिकली हमारे टारगेट किए जाएंगे जो रूरल एरिया में स्टूडेंट्स हैं ना, उनको इसमें मेन टारगेट किया जाएगा। ठीक है, अब इसरो के बारे में देख रहे हैं तो थोड़ा सा। इसरो कब बनी है? 1969 में। चेयरमैन इसके S सोमनाथ हैं। अभी यहाँ पर बहुत सारे बच्चे देखो, अगर इसरो का चेयरमैन पूछा हुआ है ना, तो ऑप्शंस में हो सकता है कि वहाँ पर आपको K7 भी दिया जाए। K7 जो इससे पहले इसरो के चेयरमैन थे, वो भी वहाँ पर ऑप्शन में हो सकते हैं। तो आपको अब ये ध्यान रखना है कि अब K7 नहीं है चेयरमैन, अब है S सोमनाथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। डेफ एक्सपो 2022 गॉट पोस्टपोन्ड ड्यू टू लॉजिस्टिक्स प्रॉब्लम, वेयर वॉज दिस एग्जीबिशन प्रपोज टू बी हेल्ड? अब डेफ एक्सपो 2022 होने जा रहा था इंडिया में, वो कहाँ पर, इनमें से कौन सी जगह पे होने जा रहा था? अभी तो वो पोस्टपोन हो गया लॉजिस्टिक प्रॉब्लम्स की वजह से, बट कहाँ पर होने जा रहा था? वो गुजरात के गांधीनगर में वो होने जा रहा था। 12th एडिशन थी ये डेफ एक्सपो की। अभी फिलहाल जस्ट पोस्टपोन हुआ है, कैंसिल नहीं हुआ है, पोस्टपोन हुआ है। 12th एडिशन होने वाली है ये, और ये गांधीनगर गुजरात में होने वाली थी अभी 10th to 14th मार्च के बीच में, बट अब पोस्टपोन होके अभी जब भी होगी, अभी डेट इसकी डिसाइड नहीं की है, जब भी वो होगी हम उसको भी ज़रूर कवर करेंगे। इसमें थीम क्या है इसकी? इंडिया द इमर्जिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब। इंडिया द इमर्जिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब इसकी थीम है। जहाँ डिफेंस की नाम बात आती है ना, डिफेंस एक्सपेंडिचर की बात आती है, अगर स्पेशली डिफेंस एक्सपेंडिचर में इंडिया जो है ना 3rd नंबर पे है। फर्स्ट पे आपका US है, सेकंड में चाइना है, और थर्ड में इंडिया है, जो सबसे ज़्यादा स्पेंडिंग करते हैं डिफेंस के एक्सपेंडिचर पे। 3rd नंबर पे इंडिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यूनियन मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट गिरिराज सिंह ऑनर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स विद द नेशनल अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021? तो नेशनल अवार्ड दिया गया है फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस 2021 का। फॉलोइंग में से किस बैंक को दिया गया है? ये जम्मू एंड कश्मीर बैंक को दिया गया है। ठीक है, किस लिए दिया गया है? क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर बैंक ने बेस्ट परफॉर्मेंस दी है इन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को बैंक से लिंक करने में। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को बैंक से लिंक करने में बेस्ट परफॉर्मेंस रही है जम्मू एंड कश्मीर बैंक की। जम्मू एंड कश्मीर बैंक कहाँ हेडक्वार्टर है? श्रीनगर में। इस्टेब्लिश कब हुआ था? 1938 में ये इस्टेब्लिश हो गया था। ठीक है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है, ऑब्वियसली 1938 में हो गया था, बहुत कम बैंक्स थे उस टाइम। तो जम्मू एंड कश्मीर वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है। MD CEO हैं इसके बलदेव प्रकाश, पहले RK चिब्बर थे, अब बलदेव प्रकाश हैं। हेडक्वार्टर श्रीनगर में है। टैगलाइन है इसकी सर्विंग टू एम्पावर। ठीक है, सर्विंग टू एम्पावर। तो इनको मिला है आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर का अवार्ड फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप से बैंक की लिंकेज का।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक बिकम्स अ स्टेक होल्डर ऑफ इंडिया डेट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड। इंडिया डेट रेजोल्यूशन कंपनी एक है हमारे पास, NARCL के अंडर है ये। इन्होंने फॉलोइंग में से कौन से बैंक ने इसमें एक शेयर लिया है, तो वो लिया है यूको बैंक ने। यूको बैंक जो है अब शेयर होल्डर बन गया है IDRCL का, ठीक है। ऑलरेडी इसमें बहुत सारे बैंक्स हैं, PNB, SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये ऑलरेडी इसके शेयर होल्डर्स हैं, मतलब इनॉग्रेशन के टाइम पर ही ये इसके शेयर होल्डर्स थे। अब यूको बैंक ने भी इसका 3% ले लिया है, ठीक है। 3% स्टेक होल्डर हो गया है अब यूको बैंक भी IDRCL का। IDRCL है क्या, जो आपकी इंडिया डेट रेजोल्यूशन कंपनी है, ये NARCL यानी कि नेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, इसी की ही एक सब्सिडरी है, ठीक है। इसी के ही बाद ये बनाई गई थी टू डील विद दी बैड लोन्स। बैड लोन से डील करने के लिए इस कंपनी को बनाया गया है। इसके बहुत सारे और भी बैंक्स शेयर होल्डर्स हैं, SBI, PNB प्लस आपका बैंक ऑफ बड़ौदा, और अब यूको बैंक भी इसका एक शेयर होल्डर बन गया है। 3% स्टेक यूको बैंक ने इसका लिया है। MD CEO यूको बैंक के हैं सोम शंकर प्रसाद। सोम शंकर प्रसाद यूको बैंक के MD CEO हैं। फाउंडेड ये 1943 में फाउंड हो गया था और इसके हेडक्वार्टर कोलकाता वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। तो जब भी कोई क्वेश्चन आता है रिलेटेड टू द बैंक, आपको हमेशा उसके ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, उसके जो MD CEO हैं, टैगलाइन, ये सब बेसिक सी चीज़ें हमेशा याद रखनी चाहिए। हम साथ के साथ हमेशा क्वेश्चन में ही कवर करते चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज का। इंडियन शूटर्स टॉप्ड द ISSF वर्ल्ड कप 2022 विद द टोटल ऑफ 7 मेडल्स। व्हाट वाज द वेन्यू ऑफ द वर्ल्ड कप। इंडियन शूटर्स ने टॉप किया है इंडियन शूटर स्पोर्ट फेडरेशन के वर्ल्ड कप में 2022 में। ये वर्ल्ड कप कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया था, ये हमसे पूछा गया है। तो ये वर्ल्ड कप हुआ था इजिप्ट में, इजिप्ट के कायरो में ये हुआ था। कायरो जो कैपिटल है इजिप्ट की ना, वहीं पर ये ऑर्गेनाइज किया गया था। इंडिया ने 7 मेडल्स इसमें लिए हैं टोटल, जिसमें से 4 गोल्ड हैं, 2 सिल्वर हैं और 1 ब्रॉन्ज मेडल है, ठीक है। अब इस मेडल टैली में सेकंड नंबर पे नॉर्वे है और थर्ड पे है फ्रांस। पहले इंडिया है, फिर नॉर्वे है, फिर फ्रांस है, ठीक है। 7 इंडिया के हैं और आई थिंक 6 और 5 समथिंग नॉर्वे और फ्रांस के हैं, ठीक है। ISSF के जो आपका इंडियन शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन है, इसके प्रेसिडेंट कौन है, व्लादिमीर लेसिन, और साथ में हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, म्यूनिक जर्मनी में, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स देख लेते हैं जो हमने क्वेश्चंस के फॉर्म में नहीं कवर किए हैं, बट आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, तो हम इसको साथ साथ कवर करते चलेंगे। क्रिसिल रेटिंग्स लिमिटेड रिटेन्स इंडियाज GDP ग्रोथ एट 7.8% इन फाइनेंशियल ईयर 2023। क्रिसिल रेटिंग ने इंडिया की GDP को कांस्टेंट रखा है, रिटेन किया, मतलब कांस्टेंट रखा है, चेंज नहीं किया है, 7.8 पे ही रखा है, ठीक है। तो क्रिसिल इस्टेब्लिश कब हुआ था, 1987 में। इसके हेडक्वार्टर्स मुंबई में है और MD कौन है क्रिसिल के, गुरप्रीत छटवाल। रिटेन नहीं किया है, मतलब रिटेन किया का मतलब होता है कि हम कुछ इसमें चेंज एक्सपेक्ट कर रहे थे। क्यों कर रहे थे, क्योंकि यूक्रेन रशिया की वॉर के बाद जो ऑयल प्राइस में फ्लक्चुएशन हुई है ना, उसके बाद ऑब्वियसली लाइक ग्लोबली जो ग्रोथ होती है ना, उसमें बहुत इफेक्ट पड़ा है। तो इंडिया की ग्रोथ पे भी हम ये सोच रहे थे कि इफेक्ट पड़ेगा और क्रिसिल की जो रेटिंग है ज़रूर कुछ ना कुछ कम होगी, बट वो नहीं हुई है। 7.8 ही उन्होंने की GDP की ग्रोथ रखी है, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। 7.8 ही ग्रोथ रखी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है फॉर्मर फाइनेंस एंड रेवेन्यू सेक्रेटरी अजय भूषण पांडे अपॉइंटेड एज नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी के चेयरपर्सन। अजय भूषण पांडे को नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी का चेयरपर्सन बना दिया गया है। ये पहले क्या थे, ये पहले फाइनेंस और रेवेन्यू सेक्रेटरी रह चुके हैं रिस्पेक्टिवली इंडिया गवर्नमेंट के अंडर, ठीक है। और इस टाइम अभी लाइक करंटली, अब तो इनको बनाया गया, बट करंटली कौन है चेयरपर्सन, अशोक कुमार गुप्ता। ये इनको एडिशनल चार्ज दे दिया गया था, इनको परमानेंटली नहीं बनाया गया था चेयरपर्सन, इनको एडिशनल चार्ज दिया गया था। वैसे ये चेयरपर्सन ऑफ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया CCI के चेयरमैन हैं ये वैसे, बट इनको प्लस इसमें एडिशनल चार्ज दे दिया गया था NFRA के चेयरपर्सन का भी, ठीक है। अब जो NFRA है ये इस्टेब्लिश कब हुई थी, 1 अक्टूबर 2018 को। इसके प्रेजेंट चेयरपर्सन हमने देख लिया है, अशोक कुमार गुप्ता हैं, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे आज के जो इंपॉर्टेंट थे। अब अगर इसमें आपको किसी भी क्वेश्चन में या किसी भी पॉइंट में कहीं पे भी कोई डाउट लग रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में हमको बता सकते हैं, हम आपको रिप्लाई ज़रूर करेंगे। और मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट क्लास में मंडे को। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।